नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज हम BA 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हमने 3rd यूनिट तक कवर कर दिया है। आज ये आपका 4th यूनिट है। इस 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे ज्वर एवं संक्रमण के दौरान आहार। जैसे ज्वर हो गया, किसी को बुखार हो गया, ज्वर को सामान्यतः बुखार कहते हैं। बुखार में और संक्रमण के दौरान व्यक्ति को कौन सा आहार दिया जाएगा ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं ज्वर का परिचय। देखते हैं, जैसे ज्वर को बुखार भी कहते हैं। ज्वर होने की स्थिति में शरीर का ताप साधारण अवस्था से अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति का बुखार में तापमान होता है वो बढ़ जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सामान्यता होता है। कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है तो ये सामान्य होता है, परंतु बुखार में इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसे बुखार कहते हैं। तभी तो आप देखते होंगे बुखार में टेम्परेचर चेक किया जाता है। जब इस नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बुखार कहा जाता है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना तेज़ बुखार चढ़ेगा। उसके बाद बुखार की स्थिति में आधारीय उपापचय दर में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब बुखार हो गया, शरीर पूरा गर्म हो गया तो आधारीय उपापचय जो दर हो गया वो बढ़ जाता है। डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारीय उपापचय दर में 7% की वृद्धि हो जाती है। अतः बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं तथा परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर संक्रमण करके उसको रोगग्रस्त कर देते हैं तथा इनकी प्रकृति के अनुसार बुखार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप देखते होंगे बुखार अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बुखार होते हैं जो 1 हफ्ते में दवा लेने के बाद सही हो जाते हैं। कुछ बुखार होते हैं बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, फिर 2 दिन बाद चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के बुखार होते हैं। तो सामान्यतः आप बुखार के बारे में समझ भी गए होंगे और इससे पहले से परिचित भी होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी बुखार तो हुआ ही होगा। अब आगे हम देखते हैं ज्वर या बुखार के प्रकार। इसमें देखेंगे सामान्यतः इसको तीव्रता के आधार पर 2 वर्गों में बांटेंगे तथा अगर प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार से देखेंगे। इसमें क्या है? तीव्र ज्वर। यह अल्प अवधि या कम समय के लिए होता है परंतु बहुत तेज होता है। जैसे ये बहुत कम समय के लिए चढ़ेगा लेकिन बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ेगा। इसका तापमान क्या होता है? 104 से 5 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। ये कौन सा होता है? जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, निमोनिया, चेचक, आंत्र ज्वर, टाइफाइड आदि, इसमें ये बुखार होता है। उसके बाद अगला क्या है? दीर्घकालिक ज्वर, जो लंबे समय तक चलने वाला ज्वर है। इस प्रकार के ज्वर में ज्वर की तीव्रता कम हो जाती है परंतु ज्वर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसकी जो ज्वर की तेज़ी है, जो टेम्परेचर है वो सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन लंबे समय के लिए रहता है। यह कई महीनों तक रहता है। जैसे टीबी की स्थिति में बुखार कई वर्षों तक रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुखार जब चढ़ रहा है, उतर रहा है तो इसको क्या किया जाए? एक बार जांच करवा लिया जाए ताकि पता चल जाए कि इसके आगे कोई बड़ा रोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बुखार कोई बीमारी या रोग नहीं है, वो रोग का लक्षण है। क्योंकि वो लंबे समय तक रहेगा तो उसके बाद ज़रूर कोई रोग हो जाएगा। उसके बाद है बार बार होने वाला ज्वर, जो बार बार हो जाता है। इसमें जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड। उसके बाद मलेरिया ज्वर से रोगी अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं बहुत तेज़ी से डाउन हो जाते हैं। इसलिए इनके आहार में विषय में अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है, जिससे वो कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि कमज़ोरी तो बहुत तेज़ी से होती है लेकिन उसमें सुधार बहुत धीरे धीरे होता है। अतः उन्हें पूर्णतः पौष्टिक व सुपाच्य आहार देना चाहिए। उसके बाद हम ज्वर में उपापचय की बात की जाए तो इसके पहले भी हमने बताया था कि ज्वर में जो उपापचय दर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ज्वर की स्थिति में शरीर में कई शारीरिक व जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहले हमने बताया कि उपापचय दर में बढ़ोतरी हो जाती है, उपापचय दर बढ़ जाता है। उसके बाद वसीय तंतुओं या एपिडोस का क्षय होना। जैसे बहुत लोग मोटे होते हैं, अगर उनके लंबे समय तक उनको बुखार रहता है तो जो एपिडोस तंतु होते हैं उसमें जो वसा का संग्रह होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति क्या होता है? दुर्बल हो जाता है, कमजोरी का महसूस करने लगता है।
उसके बाद प्रोटीन के उपापचय में वृद्धि हो जाती है। जैसे ज्वर की अवस्था में प्रोटीन का उपापचय बढ़ने के बाद जैसे टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो रोग हो जाने पर इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद से श्वसन क्रिया का बढ़ना, जैसे श्वसन क्रिया इसमें बहुत तेज हो जाती है। जैसे सांस में फेफड़े तथा रक्त परिसंचरण संस्थान को अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिक पसीना आना, तभी देखिए ज्वर की स्थिति में जब दवा खाया जाता है तो एक बार बहुत ठंडी लगती है, उसके बाद ओढ़ने के बाद वो जब दवा का असर जाता है तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तब हम कहते हैं कि बुखार आराम हो रहा है। उसके बाद पाचन संबंधी गड़बड़ी, क्योंकि बुखार होने पर व्यक्ति का खाने का मन नहीं करता, जो भी खाता है वो ज़बरदस्ती खाता है, तो इससे पाचन संबंधी बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद है वमन व चक्कर आना। वमन का मतलब होता है उल्टी होना। सही से व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, जो भी खाएगा वो पचेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जी मिचलाता है तथा सर चकराने लगता है और व्यक्ति को पलटी आती है। उसके बाद आवश्यक लक्षणों का विसर्जन, जैसे पसीने के माध्यम से शरीर से अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम लवण का विसर्जन हो जाता है, जिससे व्यक्ति निशंकता, निर्बल व कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं ज्वर के दौरान पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। जैसे जो सामान्य व्यक्ति भोजन खा रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन करके एक ज्वर के व्यक्ति को, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को उसके ज्वर में सुधार लाया जा सकता है। जैसे ज्वर की अवस्था में रोगी का आहार ज्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ज्वर की अवधि, तीव्रता, प्रकार, ज्वर छुटकारा अथवा सुधार, तो इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का है। ज्वर में उपचार के साथ रोगी को पूरा आराम भी मिलना जरूरी है, परंतु इसके साथ ही संतुलित आहार और पौष्टिक आहार भी मिलना जरूरी है, क्योंकि संतुलित और पौष्टिक आहार ही ऐसी एक माध्यम है जिसमें बड़ी से बड़ी रोगों को बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है तथा ऐसी कोशिश किया जा सकता है कि रोग हो ही ना। इसमें सबसे पहले हम प्रोटीन को देखते हैं। कोशिकाओं की उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। कोशों की अत्यधिक हानि होने के कारण प्रोटीन की अधिक ज़रूरत हो जाती है। रोगी की पाचन क्रिया नष्ट हो जाती है तथा रोगी को द्रव रूप में उचित प्रोटीन युक्त पदार्थ देना चाहिए जो सरलता से पच सके, तथा इस रोग में रोगी को 100 से 125 ग्राम तक प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। वैसे तो जो सामान्य प्रोटीन की मात्रा होती है वो व्यक्ति के वजन पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 55 केजी का है तो उसको 55 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, 40 केजी का है तो 40 ग्राम। लेकिन इसमें क्या देखिए, इसमें मात्रा बढ़ा दी गई है क्योंकि इसमें प्रोटीन की हानि हो जाती है, तो इसमें 100 से 125 ग्राम देना चाहिए। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा का साधन होता है और बुखार में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए इसमें ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ाई जाती है। कार्बोज का उपयोग करके ग्लाइकोजन के भंडार की शीघ्र पूर्ति हो जाती है तथा ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्बोज अत्यधिक उपयुक्त हो जाता है। यह पाचनशील होने के कारण विशेष रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज शर्कराएँ भी अनाज की शर्कराएँ प्रयोग की जाती हैं तथा ग्लूकोज शर्करा कम मीठी एवं सरलतम होने के कारण विशेष रूप से उपयोग करनी चाहिए जिससे उसका शोषण आसानी से हो सके। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद हम ऊर्जा की मात्रा देखते हैं। ज्वर की अवस्था में आधारीय उपापचय दर की बढ़ने से के कारण ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ज्वर तीव्र होने की स्थिति में यह आवश्यकता की पूर्ति तो संभव नहीं है, लेकिन ज्वर नियंत्रित होते ही अधिक ऊर्जा युक्त आहार थोड़े थोड़े समय के बाद देना चाहिए तथा इस स्थिति में ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो 50% अधिक हो जाती है। उसके बाद देखते हैं खनिज लवण। ज्वर में सोडियम, पोटेशियम एवं क्लोराइड तत्वों की हानि हो जाती है पसीने के रूप में तथा जिसकी पूर्ति सब्जियों के सूप एवं फलों के रस में नमक डालकर करनी चाहिए। उसके बाद है वसा। ज्वर की अवस्था में वसा का उपयोग इमल्सीकृत रूप में करना चाहिए। अत्यंत तले व वसा युक्त
पदार्थ देने से पाचन में परेशानी होती है, क्योंकि बुखार की स्थिति में व्यक्ति वैसे भी सही से खाना नहीं खाता है और ज़्यादा ठोस खाना खा लेगा तो वो पचेगा नहीं। जैसे इसमें कुछ मात्रा में मक्खन, वसायुक्त दूध एवं अंडे की जर्दी का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन। विटामिन जो होता है वो बीमारियों से रक्षा के लिए ही होता है। ज्वर की अवस्था में आहारीय उपापचय बढ़ने के कारण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो जाती है, जिसके कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स दवाइयों का प्रयोग करने से आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण नहीं हो पाता है तथा इसकी और भी अधिक कमी हो जाती है। इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ विटामिन ए और सी की आवश्यकता बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं जल। ज्वर की अवस्था में पसीने के रूप में जल बहुत ज़्यादा निकल जाता है तथा रोगी को 2.5 से 5 लीटर तक जल एवं अन्य पेय पदार्थों के रूप में देना चाहिए। सूप, फलों का रस एवं दूध इत्यादि जल के साथ साथ देना चाहिए ताकि उसकी जो जल की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। उसके बाद ज्वर की अवस्था में रोगी की पाचन शक्ति एवं भूख कम हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है तथा 2-2, 3-3 घंटों के अंतराल पर रोगी को कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन या उसमें ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो। इसीलिए नहीं तो उसके अंदर ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो पोषक तत्वों के माध्यम से हम कमजोरी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद सावधानियां देखते हैं कि ज्वर में व्यक्ति को क्या सावधानियां रखना चाहिए। जैसे रोगी व्यक्ति को हमेशा हल्का भोजन देना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, पानी, खिचड़ी, सब्जियों का सूप, दूध, चाय, ताकि वह आसानी से पचा सके। रोगी को बिस्तर पर लिटाए रखना चाहिए तथा उसे पूर्ण विश्राम देना चाहिए। रोगी को नियमित मल त्याग करवाना चाहिए। उसके बाद अगर रोगी को तीव्र ज्वर हो जाए तो सिर पर ठंडे पानी में भीगी हुई पट्टी रखनी चाहिए। अगर रोगी का ज्वर 104 फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाए और वह ठंड से कांपने लगे तो पैरों में गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए तथा रोगी को ज़्यादा पसीना आने लगे तो स्वच्छ मुलायम कपड़े से उसके शरीर को पोंछना चाहिए, ताकि शरीर के गंदे कपड़ों को बदल देना चाहिए ताकि व्यक्ति के अंदर स्वच्छता भी रहे। तो इस तरीके से इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लघु अवधि आहार में ज्वर, जो कम समय के लिए ज्वर हो जाता है। इसमें देखते हैं ज्वर में रोगी को संतुलित तथा पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि कमजोरी ना आए, जिससे रोगी की कमजोरी दूर हो सके और वह जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ कर सके। उसके बाद भोजन आसानी पूर्वक पचने योग्य होना चाहिए ताकि पाचन संस्थान पर अधिक जोर ना पड़े। उसके बाद आहार में जल की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। रोगी तरल पदार्थों को आसानी से ले सकता है तथा पाचन संस्थानों को भी अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है। कुछ रोगी तरल भोजन ग्रहण करने के बाद पेट फूलने जैसी पीड़ा का अनुभव करते हैं, क्योंकि पूर्ण पौष्टिकता की दृष्टि से तरल आहार में जल की अधिक मात्रा होती है। तो इस तरीके से कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अर्ध तरल आहार में दूध में बॉर्नवीटा, आवाल्टीन, अंडा मिलाकर अथवा दूध से कस्टर्ड बनाकर, सूजी पकाकर, सब्जी व दालों के सूप, टमाटर, संतरे व मौसमी का रस दिया जा सकता है। नमक, चीनी या ग्लूकोज का उपयोग भी फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ज्वर में उपचार। ज्वर में कौन से उपचार करना चाहिए। जैसे रोगी को पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। योग्य चिकित्सक से दिखाकर समय समय पर दवाई लेना चाहिए तथा बुखार के कारणों को पता करवा कर ही इलाज करना चाहिए। चेक करवा लेना चाहिए कि किस तरीके का बुखार है। यदि व्यक्ति का शरीर अधिक ताप के कारण गर्म हो जाए तो ठंडे पानी का कपड़ा सिर पर रखना चाहिए। ज्वर को कम करने के लिए कैलपॉल टैब देनी चाहिए। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की कुछ दवाइयाँ भी देनी चाहिए। जैसे ज्वर की अवधि को कम करने में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं ये दवाइयाँ। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ समय के अंतराल में तरल पदार्थ देना चाहिए। जैसे 2-3 दिन
बुखार कम हो जाने पर तरल पदार्थों में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद है आहार में परिवर्तन। तीव्र ज्वर की अवस्था में तरल आहार देना ठीक रहता है तथा ज्वर जब हल्का हो जाए तो ब्रेड, खिचड़ी, दलिया आदि दिया जा सकता है तथा आरंभ में प्रत्येक 3 घंटे के बाद तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रख करके ज्वर को कम किया जा सकता है। जैसे ये तो हो गया पढ़ने के लिए, लेकिन हमें वैसे भी जो है बीमारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत इलाज हम खुद से कर पाएँ। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में पूरा ज्वर से संबंधित देखा। आगे जो संक्रमण, इसके आगे का चैप्टर संक्रमण है, उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।